हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर 7 वैश्वीकरण। पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम वैश्वीकरण पर बात करेंगे। वैश्वीकरण की चर्चा इस पुस्तक के कई अध्यायों में और कई विषयों की पुस्तक में की गई है। हम शुरुआत वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच से करेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की बात करेंगे। हमारी दिलचस्पी समझने में भी है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। आखिर में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा रहे। तो वैश्वीकरण की अवधारणा पे हम सबसे पहले बात करेंगे। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। वो देर दोपहर में काम करने के लिए निकलता है। दफ्तर में घुसने के साथ ही वो जॉन बन जाता है। नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हज़ारों किलोमीटर दूर बस से अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, आजकल बच्चे से कूल बनने के लिए बहुत शॉर्ट शॉर्ट नेम करते हैं एंड इंग्लिश, क्योंकि उनको कूल बनना होता है। अपने घर में वो ना तो ये भाषा और ना ही इस लहजे में बोलता है। वो सारी रात काम करता है, जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव है वो कभी अपने आमने सामने की मुलाकात न कर सके। यही उसकी दिनचर्या है। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती है, और जहाँ उसके ग्राहक रहते हैं। अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया। उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार में देने का वायदा किया। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए और कुछ उम्दा क्वालिटी का भी हो। उसने आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चीन में थी लेकिन बिक भारत में रही है। इस साइकिल की कीमत रामधारी को जेब के माफिक पड़ी और क्वालिटी से भी अच्छी जच गई। अब जैसे वैश्वीकरण की बात है तो अब विश्व इतना छोटा हो गया कि हम भारत में अमेरिका की बनी हुई चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं और अमेरिका में भारत की बनी हुई चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने उसे बारबी डॉल खरीद कर दिया था, जो दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी और भारत में बिक रही थी। सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है। कठिन मेहनत के बूते स्कूल और कॉलेज में वो अव्वल साबित हुई। अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने के अवसर भी हाथ लगे। ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। सारिका के रिश्तेदारों में से कुछ इस नौकरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारिका ने आखिरकार ये नौकरी करने का फैसला किया क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद हैं। ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक न एक पहलू दिखाते हैं, जैसे कि भाषा के आधार पर हो गया और वस्तुओं के आधार पर हो गया और नौकरी के आधार पर हो गया। पहले उदाहरण में जनार्दन सेवाओं ने वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। रामधारी जन्मदिन के लिए जो उपहार खरीद रहा है उसमें हमें विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का भी पता चलता है। और सारिका के सामने जीवन मूल्यों के बीच दुविधा की स्थिति है। यह दुविधा अंशतः उन अवसरों के कारण पैदा हुई है जो उसके परिवार की महिलाओं को पहले उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज भी एक सच्चाई है जिन्हें व्यापक स्वीकृति मिल रही है। यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द के इस्तेमाल को परखें तो पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कई तरह के संदर्भों में होता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें देखिए कि ये उदाहरण ऊपर के उदाहरणों से कुछ अलग है। फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे हुए थे। यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे। अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों का अपनी श्रृंखला खोली तो उनकी रोजी रोटी जाती रहेगी। जैसे कि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आए हैं, या लाइक जैसे अ, कई प्रकार के, जैसे कि ये हो गए अमेज़ॉन हो गया एंड फ्लिपकार्ट हो गया, तो कई दुकानें तो मतलब अपने आप ही मतलब मंदी पड़ जाती हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग इनसे ही अपनी सामान की डिमांड करते हैं, और ख़ासकर छोटे शहरों में। मुंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उसने हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली। पश्चिमी परिधान पहनने वाले कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दे दी। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता, लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है। इन उदाहरणों को देखें तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसलों से जुड़ा नहीं, बल्कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीबी मुल्कों की ओर गतिशील होती है। चूँकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सटीक अर्थों में नहीं होता,
इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, यानी कि कई लोग मतलब पूंजीवाद को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कई समाजवाद को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विचार पहुंच सकते हैं। पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर पहुंचना, जैसे कि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में कई जैसे एग्जाम्पल्स है, अगर कोई इंसान भारत का है, वो अमेरिका में जॉब कर रहा है, तो अपने परिवार वालों को अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भेजता होगा। इस तरीके से पूंजी का एक जगह से ज़्यादा जगहों पर पहुंचना लाजमी है। वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना, अब जैसे कई चीज़ें हम देखते हैं, चाइना को ही देखते हैं, तो उसका जैसे फ्रिज हो गया या फिर मोबाइल हो गया, वह इंडिया में भी एक्सपोर्ट होता है। इनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के अन्य हिस्सों में जाना, जैसे कि अब कई मतलब ऐसे फील्ड है जिनके लिए बाहर के देशों में ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है या फिर उनकी ज़्यादा डिमांड है, तो फिर लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में जा कर के वो जॉब कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार है और उनके बीच में ठीक ठाक भेद किया जाना चाहिए। ये मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण लेवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह ये मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम है। ये कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि विशेष संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण के कारण की। क्या है वैश्वीकरण की वजह? अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद ये पूछना संगत ना होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नहीं बात है। अगर इन चार तरह के प्रभाव की बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, तो वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती है और वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है। इसीलिए जरूरी है कि हम इन प्रवाहों को ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखें। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच में संचार की क्रांति कर दिखाई। शुरू शुरू में जब छपाई और मुद्रण की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इसी तरह आज हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस तरीके से हम पर असर पड़ता है। अब जैसे फ़ोन है, हम आज यहाँ पर बैठे हुए तो हम दुनिया के किसी भी हिस्से के बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण भी संभव हुई है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक होगी। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं। यह जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। बर्ड फ्लू या फिर सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों तक सिमटे नहीं रहते हैं। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ नहीं मानती। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान या फिर क्षेत्रीय परिवेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अभी कुछ टाइम पहले वे देखे कोविड को ले सकते हैं। जैसे कोविड हुआ था तो पूरा संसार या फिर पूरा विश्व इससे परेशान हो गया था। यहाँ पर कुछ है भी। इस अध्याय में वैश्वीकरण से जुड़ी विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हुई एक चित्रमाला दी गई है। ये चित्र विश्व भर के अलग अलग हिस्सों से लिए गए हैं। ये चित्र वैश्वीकरण के विभिन्न रंग रूप, कारण, अलग अलग समाजों पर पड़ने वाले प्रभावों की एक झलक देते हैं। पहला और दूसरा, ये चित्र हमारे सामने विरोधाभास स्थिति रखते हैं। इनमें विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का संपर्क दिखाया गया है। इंटरनेट के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क बहुत ज़्यादा कारगर है। जैसे कि वर्तमान समय में हम जिन जातियों का जो रहन सहन है वो भी आसानी से देख लेते हैं। लोग मतलब इंटरनेट पे इतने सक्रिय रहते हैं।
तीसरा जो चित्र है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के सामने प्रदर्शन को दिखाता है। जो चौथा चित्र है वो हांगकांग में चल रही विश्व व्यापार संगठन की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन को दिखाता है। इन लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण ने कुछ देशों के प्रति भेदभाव को बढ़ाया। अब हम बात करेंगे पांचवें चित्र की। तो ये वैश्वीकरण के प्रतीक बन चुकी कुछ वस्तुएं हैं। और छठवें में दिखाया गया है पहली दुनिया के देशों में अप्रवासी लोगों के काम करने की स्थिति की झलक को। सातवां बताता है वैश्वीकरण के दौर में बेगानेपन की स्थिति की ओर इशारा। और जो व्यक्ति अपनी जैकेट से शहर साफ रखो का संदेश दे रहा है उसे शायद ही कल्पना हो कि इस जैकेट को बनाने वाले किस हालत में रहते हैं। जो आठवां है वो बताता है जर्मनी में संस्कृति कलाकारों को पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभाव की। वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक ये है कि इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है, राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। और इन सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का भी ध्यान रखना होता है। सबसे सीधा सरल विचार ये है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी कि वैश्वीकरण के कारण जो भी चीज़ें सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक काम तक ही अपने आप को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना तक। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण भी होता था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक भी है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में भी कमी आती है। इसी के साथ एक और बात यह भी है कि वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो ऐसी बात नहीं। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कई चुनौतियां नहीं मिली हैं और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता की दखल है, जैसे कि आप चीन और भारत के बीच में आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। दोनों ही विकासशील देश है, दोनों में ही जो जो मन मुटाव या फिर आपसी टकराव है कहीं ना कहीं वो व्यापार और आर्थिक के कारण ही उसका हमको देखने को भी मिलता है। राज्य कानून और व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और भारत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहा है जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए। अब नॉर्मल सी चीज़ है, हम 2 कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनमें प्रतिद्वंदिता का भाव तो रहेगा। तो बस यही चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर है। अब हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव की। वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है। इस समस्या का एक पक्ष तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। और जैसे ही आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नज़र से समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए, यानी कि इस संदर्भ में किसे वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और किसे सबसे कम। ये भी देखने की ज़रूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किसने सबसे ज़्यादा नुकसान भी उठाया। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण भी कहा जाता है उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे भी जाते हैं। जैसे कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, जनता या फिर विचारों का प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा ही हुआ है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। व्यावहारिक धरातल पर इसका अर्थ ये हुआ कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहाँ उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा।
वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रवाह आबाद हो उठा। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं से जो ये विस्तार है और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से, अब जैसे नॉर्मल सी चीज़ है आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर या फिर इन सारी चीज़ों के बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं और अपना वैश्वीकरण मतलब नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई कल्चर को जान सकते हैं, या फिर वहाँ का मतलब जोग्राफिकल एरिया कैसा है उस हिसाब से हम वहाँ पर सर्विसेज दे सकते हैं। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद्य बनाए रखते हैं ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे न हथिया लें। वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात पर ध्यान भी रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे, क्योंकि हर किसी की कंडीशन सिचुएशन अलग अलग होती है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरोकारों ने एकसार आर्थिक नीतियों को अपनाया, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए। यहाँ भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर डायग्राम्स दिख रहे होंगे आपको 9 एंड 10। ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बनी चीज़ें पहली दुनिया के बाजारों में भी बिकती हैं। पहले दो चित्र बांग्लादेश और बल्गारिया में बनी चीज़ों को दिखाते हैं। 11-12 वैश्वीकरण के विरुद्ध में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन को दर्शाता है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बट गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही है और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग भी चिंतित हैं। इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा जो कि लगभग 15% है, जबकि नौकरी और जनकल्याण यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ सांस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए या कहें कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यावहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज़ भी लगाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण भी कहा है। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली भी बढ़ेगी। व्यापार की बढ़ाई से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका भी मिलता है। इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं होता। वैश्वीकरण के कारण जो मध्यम मार्गी समर्थक है उनका कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की हैं और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना भी किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच में जुड़ाव भी बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक प्रभाव की। वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में नजर नहीं आते। हम घर में बैठे हों तब भी इसकी चपेट में होते हैं। हम जो कुछ खाते पीते, पहनते हैं या सोचते हैं, सब पर इसका असर नजर आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर में ही तय होती है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस भय को बल मिलता है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। वैश्वीकरण से ये होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आती है। सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ ये नहीं कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व की पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, यानी कि जो प्राचीन संस्कृति थी कहीं ना कहीं उसका हनन, और जो पश्चिमी संस्कृति है उसको लादा जाना ही एक तरीके से सांस्कृतिक समरूपता के रूप में आजकल देखा जा रहा है। हम लोग अमेरिकी वर्चस्व वाले अध्याय 3 में वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ के अंतर्गत इस बात को पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का तर्क भी है कि बर्गर या फिर नीली जींस की लोकप्रियता का नज़दीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसा ही दिखता है जैसा कि ताकतवर संस्कृति दिखना चाहती है। जो ये तर्क देते हैं वे अक्सर दुनिया के मैकडोनल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, इसको आप एक एग्जांपल से और देख सकते हैं। अब आपने लगाई टीवी एंड उसमें ऐड में आ गई कोई एक्ट्रेस जो कि मतलब किसी क्रीम या फिर किसी हेयर प्रोडक्ट का
एडवर्टाइजमेंट करी थी, तो आप भी कल से उसको ही ट्राई करने लगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो एक्ट्रेस है, तो आप उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हो। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इंडिया के प्रोस्पेक्ट में भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने आप को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी है, चूँकि इससे पूरे विश्व की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है। इसीलिए केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। इसके साथ साथ ये मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते रहती है। जैसे कि हम भारत के प्रोस्पेक्ट में अभी देखें तो भारत की जो संस्कृति है उसमें भी कई प्रकार के तत्व हैं। जैसे कि पहले जब भारत में प्राचीन लोग रहा करते थे, तो उसके बाद यहाँ पे आए थे आर्य, तो भारत ने आर्यों को भी अपनाया था। फिर उसके बाद फारस का तत्व भी भारतीयों ने अपनाया था। इसके अलावा यूनानियों को अपनाया था। फिर ब्रिटिश के कुछ तत्व थे, वो भी हमको आजकल कई इमारतों और मतलब कई स्मारकों में भी देखने को उनको मिलती है। और साथ ही साथ पहनावे, बोली, भाषा, खाने में भी हमको वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। कभी कभी बाहरी प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का दायरा भी बढ़ता है। तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार भी होता है। जैसे 1314 है, इसमें मुंबई और पोर्टो एलगेरे में संपन्न वर्ल्ड सोशल फोरम के 2 सम्मेलनों में वैश्वीकरण के विरोध में प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। जो 15 है, अब प्रवासियों के समर्थन में एक आंदोलन में शिरकत करती हुई एक शिक्षिका यहाँ पे दिखाई गई है। और जो 16 है, मॉल में झलकती नई बाजार संस्कृति, जिसको हम कहते हैं पश्चिमी संस्कृति, यहाँ पे हमको साफ सीधी दिखाई दे रही है। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसीलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। इससे हुआ मात्र इतना कि हमारे भोजन की पसंद में एक और चीज़ शामिल हो गई। दूसरी तरफ नीली जींस भी हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। या हम बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं कि नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहना जा रहा है। मज़ेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहनावे को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जींस दी है। जींस के ऊपर कुर्ता पहने अमेरिकियों को देखना अब संभव भी है। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृतियों के मेलजोल में उनकी ताकत का सवाल गौण है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होता। भारत और वैश्वीकरण, हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न कालाविधियों में पहले भी हो चुका है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। जैसे आपको पता होगा कि पहले क्या किया जाता था, जब कुषाणों का समय था तो कुषाणों ने उस टाइम पे चीन को हरा लिया था। तो ये क्या करते थे, चीन से रेशम खरीद के लाते थे और फिर उस रेशम को जाकर के रोम में बेचते थे, फिर वहाँ से सोना लेके आते थे। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण तब भी रहा होगा। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। हमने ये भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। इस संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई, कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने की वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना भी शुरू हुई थी। जैसे कि आप योजना आयोग और कई प्रकार की जैसे पंचवर्षीय योजना थी, इन सभी योजनाओं की शुरुआत तब हुई थी। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयत बाधाएं हटाई गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए सब कितना अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि अंतिम कसौटी उच्च वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करता है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। अब हम बात करते हैं जो चित्र 17 है, ये बताता है विज्ञापन को बेअसर करता है एक आम आदमी। 18 है, चीनी माल से अटा जापानी बाजार। और 19वां दिखाता है ग्लोबल बाजार का लोकल चेहरा, पश्चिम एशिया में बड़ी कंपनियों का देशीकरण। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण का प्रतिरोध।
हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिकों को और ज़्यादा धनी तथा इनकी संख्या में कम तथा जो नॉर्मल लोग हैं यानी कि जो गरीब लोग हैं या फिर मध्य वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या में कमी और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। राज्य के जो कमज़ोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। अब हम नॉर्मली देखेंगे जो गरीब होते हैं वो लगभग 85% तक देखने को मिलते हैं और जो अमीर होते हैं वो सिर्फ हमको 12 to 15% ही देखने को मिलते हैं किसी भी क्षेत्र में। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। या हम गौर करें कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदारी करते हैं और अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के साथ गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी है जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई जहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों को अपनाने के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया। जो नव उदारवादी वैश्वीकरण है उसके विरोध के कारण एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम यानी कि WSF है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई थी। इसकी बैठक नेपाल में फरवरी 2024 को हुई थी। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है? सामाजिक आंदोलनों से लोगों को अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलनों से मदद मिलती है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है और आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज़ें राजनीतिक दलों की तरफ से उठ रही है तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी। औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने का भी प्रयास किया। इसका भी कड़ा विरोध हुआ था। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ। ये खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है जिसमें केवल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। तो मुझे लगता है आप चैप्टर समझ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ होमवर्क। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। दूसरा, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। तीसरा, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। और चौथा, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। दूसरा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है या फिर वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती है। तीसरा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी है। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। चौथा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है। दूसरा, वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता। तीसरा, वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है। और चौथा, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से। पांचवा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला, वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। दूसरा है, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज़्यादा बढ़ेगी। तीसरा है, वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। और चौथा, वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। अब आपके लिए कुछ रिटर्न क्वेश्चन भी है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? इसके कौन कौन से घटक हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई, इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला। और लास्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप इस पर आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप मैप देख रहे होंगे जो कि कई प्रकार के देशों को दिखाता है। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सबसे जो पहला गोल है वो बात करता है नो पॉवर्टी की, यानी कि सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत किया जाना चाहिए। जो दूसरा है वो बात करता है जीरो हंगर की, यानी कि भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा भी देना। तीसरा बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की, यानी कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। चौथा बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की, यानी कि समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा प्राप्ति के अवसर को बढ़ावा देना। पांचवा बात करता है जेंडर इक्वालिटी को, लैंगिक समानता हासिल करना, सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। छठा बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, तो ये सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने की बात करता है। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये बात करता है सभी के लिए किफ़ायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा को उपलब्धता सुनिश्चित कराने की। आठवां बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की, यह बात करता है सभी के लिए सतत समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देने की। नवा बात करता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये बात करता है समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवोन्मेष के प्रोत्साहित करना। इसके अलावा जो 10वां है ये बात करता है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को, यानी कि राष्ट्रों के अंदर और उनके बीच में असमानता को कम करने की। जो 11वां है वो बात करता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तो ये बात करता है शहरों और मानव बस्तियों को समावेशित और सुरक्षित, समुत्थानशीलित और संधारणीय बनाने की। 12 बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की, यानी कि सतत उपभोग और उत्पादन पैदावार सुनिश्चित करने की। अब 13 है वो बात करता है क्लाइमेट एक्शन की, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करने की। 14वां बात करता है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों के संरक्षण करने की और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करने की। 15वां बात करता है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, पुनरुद्धार करना और इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत तरीके से प्रबंधन करना और मरुस्थल रोधी उपाय करना। 16वां बात करता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की, यानी कि सतत विकास के लिए शांतिपूर्वक समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करने के। जो 17वां है वो बात करता है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, यानी कि कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना। तो मुझे लगता है आप आज का चैप्टर समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट मिलेंगी, पीडीएफ भी मिल जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।